टीवी आपके साथ मैं हूं मीनाक्षी जोशी। सुबह के 10 बज रहे हैं, वक्त हो गया है दमदार 10 का। दो वरिष्ठ पत्रकार राकेश शुक्ला जी और अजीत द्विवेदी जी हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है। बहुत स्वागत सर आप दोनों का। आज सबसे पहले बात करेंगे एआई समिट में हुए उस प्रोटेस्ट की जिसकी वजह से पूरे देश में गुस्सा है। राहुल गांधी के सहयोगी भी उनसे नाराज है। कांग्रेस के साथ ही इसका विरोध वो तमाम लोग भी कर रहे हैं जो कांग्रेस से जुड़े हुए हैं। हालांकि कांग्रेस पार्टी अब तो पहले से ही यूथ कांग्रेस के साथ खड़ी हो चुकी है, लेकिन दिल्ली पुलिस ने जो एक्शन लिया है वो भी आपके सामने हम तस्वीरें रखेंगे। और एक तस्वीर ये वो है जो इस वक्त कांग्रेस पार्टी के खिलाफ विरोध हो रहा है, उसकी तस्वीर है ये। दिल्ली पुलिस ने जिन 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया था, जो उन चारों आरोपियों की अदालत में पेशी है और थोड़ी देर में पुलिस उन चारों को पटियाला हाउस कोर्ट में पेश करने वाली है। साथ ही बाकी आरोपियों की तलाश के लिए छापेमारी भी चल रही है। देश भर में जबरदस्त गुस्सा है। अब आप यही पोस्टर देख लें, देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। बीजेपी का कहना है कि ये पूरी प्लानिंग राहुल गांधी के घर हुई थी। कांग्रेस पार्टी ने प्रोटेस्ट का समर्थन करते हुए कहा कि अहंकार में सोती हुई सरकार को जगाने के लिए ये प्रोटेस्ट किया और आगे भी ऐसा प्रोटेस्ट अगर करना पड़े तो करेंगे। ये प्लानिंग कहां बनी थी? ये कोई सड़क चलते हुए यूथ कांग्रेस के किसी लीडर ने ये प्लानिंग नहीं बनाया। ये राहुल गांधी, सोनिया गांधी और प्रियंका वाड्रा की मौजूदगी में राहुल जी के निवास स्थान पे ये प्लानिंग किया गया था। ये प्रयोग है, ये संयोग नहीं है। नहीं, यूथ कांग्रेस ने कौन सा गलत काम किया, मैं तो ये जानना चाह रही हूँ। यूथ कांग्रेस इस देश के युवाओं की आवाज है। युवाओं ने जाके शांतिपूर्वक ढंग से एक प्रदर्शन किया। और क्या प्रदर्शन किया? कौन है जो इससे आक्रोशित है? क्या आक्रोश है कि इन युवाओं ने जाकर यह प्रदर्शन किया कि एक कॉम्प्रोमाइज प्रधानमंत्री ने भारत की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया। इन युवाओं ने हिंदुस्तान के हक की बात करिए। इन युवाओं ने हिंदुस्तान की जो तबाही का रास्ता ट्रेड डील से खोला गया है उसके खिलाफ आवाज उठाई है। पूरी शांति से किया है प्रदर्शन, और प्रदर्शन उस जगह किया जहां पर लोग उसको देखेंगे। इसमें इतना हाय तौबा क्यों मचाई जा रही है, मैं ये समझ नहीं पा रही हूं। ये नकली आक्रोश कौन दिखा रहा है, कौन जता रहा है? वो लोग जो चीनी रोबोट लाकर इस समिट में दिखा रहे थे वो नकली आक्रोश दिखाएंगे। कांग्रेस पार्टी भले ही अपने प्रोटेस्ट को सही बता रही हो, लेकिन इस मामले में कांग्रेस पार्टी अकेले पड़ गई है। इंडिया गठबंधन के सहयोगियों ने कांग्रेस का साथ छोड़ दिया इस मुद्दे पर। तेजस्वी से लेकर उद्धव ठाकरे तक की पार्टी ने प्रोटेस्ट का विरोध किया। आरजेडी कह रही है कि समिट में प्रोटेस्ट गलत है। शिवसेना यूबीटी कह रही है कि ऐसे प्रदर्शन से तो कांग्रेस पार्टी भी शर्मसार हुई होगी। आक्रोश कई फ्रंट पे है कि किसी का फाइल में नाम है, कोई एक्शन नहीं हो रहा है, डील को लेकर के क्लैरिटी नहीं है। 2.9 से 50 किया गया, 50 को 18 किया गया और उसको सेलिब्रेट किया जा रहा है, तो परेशानियां हैं। लेकिन मैं समझता हूं कि एक समिट में इस तरह से प्रोटेस्ट की, मैं समझता हूं दैट वाज नॉट अ गुड चॉइस। ये एक बेहतर विकल्प नहीं है, बावजूद इसके कि आक्रोश है, लोगों को क्लैरिटी नहीं है। लेकिन मैं समझता हूं दूसरा फोरम चुना जा सकता था। जिस प्रकार यूथ कांग्रेस के साथियों ने वहां पर उग्र प्रदर्शन किया और पूरी की पूरे देश के सिस्टम के खिलाफ ही जिस प्रकार का बर्ताव किया, ये अच्छी बात नहीं है। राजनीति में इतनी शुचिता का भान होना चाहिए कि आप जो कर रहे हैं उससे आपकी पूरी पार्टी तो कहीं तकलीफ में नहीं आ जाएगी। हमें लगता है कि कांग्रेस पार्टी भी इस कृत्य से नाराज है और राहुल गांधी जी ने ऐसा पाठ कभी युवाओं को नहीं सिखाया है। जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ है। पुलिस कार्रवाई कर रही है और हमें लग रहा है कि पुलिस उचित कार्रवाई करेगी। अब क्या जो श्रीनेत का गुस्सा भड़क रहा था वो अपने सहयोगी दलों को भी जाके ये बोलेंगे कि आप मेरा साथ दीजिए क्योंकि मेरा प्रदर्शन बिल्कुल ठीक था, क्योंकि कांग्रेस पार्टी के युवा कार्यकर्ताओं का निर्वस्त्र होकर इस तरीके के समिट में पहुंच जाना यही सही तरीका था। तो आप जाके पार्लियामेंट में भी ऐसा प्रदर्शन कर लीजिए, वो भी प्रदर्शन फिर ठीक कहला दिया जाएगा। लेकिन अगर वाकई में ये प्रदर्शन सही था तो मेरा सवाल ये है अजीत जी, अगर वाकई में ये प्रदर्शन सही था तो जिस वक्त 1 बजे ये तस्वीर आई, ठीक उसी वक्त 1 बजे क्यों सुप्रिया श्रीनेत नहीं बोली? क्यों पवन खेड़ा क्यों नहीं बोले? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कोई पोस्ट क्यों नहीं किया? राहुल गांधी क्यों नहीं कुछ बोल रहे हैं? प्रियंका गांधी क्यों नहीं सामने आ रही हैं? सोनिया गांधी क्यों चुप है?
नहीं, इसमें देखिए कांग्रेस अपने आप में कांग्रेस टू माइंड में है। पहले कांग्रेस इस बात पर बैकफुट पर थी। कांग्रेस ने इस मामले में डिफेंसिव स्टैंड लिया था और ये खबर मीडिया के जरिए प्लांट भी कराई गई। आज भी अखबारों में खबर छपी है जो कल प्लांट कराई गई थी। आज अंग्रेजी के बड़े अखबारों ने यह खबर छापी है कि कांग्रेस के यूथ कांग्रेस के बड़े नेताओं को इसकी जानकारी नहीं दी गई थी। लोगों ने अपने फ़ोन स्विच ऑफ कर लिए थे ताकि उनकी लोकेशन न पता चले। ये सब अखबारों में खबर छपा। ये कांग्रेस के, हमको पता है कि कांग्रेस की तरफ से ये खबर दी गई, चूंकि कांग्रेस डिफेंसिव हो गई थी पहले। फिर बाद में कांग्रेस इस पर ऑफेंसिव हुई जब उसमें साजिश की धाराएं लगाई गई। जब राहुल गांधी के घर पे कल प्रदर्शन हुआ, उनके घर के पास लोग प्रदर्शन करने को पहुंच गए और जब ये साजिश की धारा लगाई गई और जब संबित पात्रा ने कहा कि राहुल गांधी के घर पे ये मामला, ये साजिश पूरी योजना बनी है और सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी वाड्रा भी मौजूद थे। जब ये खबर आई तब उसके बाद कांग्रेस को ऑफेंसिव होना पड़ा, क्योंकि उनको लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि इसमें साजिश रचने की धारा में तीनों लोगों के ऊपर मुकदमे लगा दिए जाएं। तो एक तो ये पहलू कांग्रेस का जो अपना मामला है। हमारी आपत्ति प्रोटेस्ट करने के तरीके से है। देखिए, प्रोटेस्ट करने का अधिकार है इस डेमोक्रेसी में। प्रोटेस्ट करने का कोई भी आपत्ति है सर, तरीके से भी आपत्ति है। तरीका बिल्कुल ही गलत था कि आप कपड़े उतार करके, और इस तरह के प्रदर्शन का मामला नहीं। आप ट्रेड डील का, एक तो ट्रेड डील पर अगर आप प्रदर्शन करना चाह रहे हैं तो एआई समिट उसके लिए सही जगह नहीं है कि एआई समिट जहां चल रहा है वहां जाकर के आप ट्रेड डील का विरोध कर रहे हैं। और जो विरोध का तरीका था वो भी बहुत चीप टाइप का था। बीजेपी को बहुत बड़ा मौका मिल गया है और वो मौका कैसे मिला है? हमारे सहयोगी शोएब रजा इस वक्त दिल्ली से लाइव जुड़े हुए हैं और उनके चारों तरफ देखिए इस वक्त प्रोटेस्ट कैसे हो रहा है। शोएब, जरा तस्वीरें यहाँ की दिखाएं। और ये तो बीजेपी के लिए कितना बड़ा मौका है। कांग्रेस पार्टी के पास एक अवसर था। मैं डेविल एडवोकेट के तौर पर भी अगर यहाँ पर रोल प्ले करूं तो कांग्रेस पार्टी के पास तो कितना बड़ा अवसर था। गलगोटिया वाला इशू वो उठा रहे थे, वो ट्रैफिक जैम का इशू उठा सकते थे, बड़ा आयोजन था, मिसमैनेजमेंट था, ये इशू उठा सकते थे, लेकिन थाली में सजा के मुद्दा उन्होंने बीजेपी के हाथ में थमा दिया। सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है। हाँ बिल्कुल, देखिए मीनाक्षी, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं कि बीजेपी कार्यकर्ता सुबह से ही यहाँ पर खड़े हैं। 10 बजे का समय था लेकिन 9:30 बजे से ही मैं देख रहा हूँ कि आकर भीड़ जमा हो गई थी। और ये लिखा हुआ है साहब, एआई समिट में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा भारत की छवि विश्व पटल पर धूमिल करने के प्रयासों के विरोध में विशाल प्रदर्शन किया जा रहा है। हाथों में जो तख्तियां है उसमें ज्यादातर देशद्रोही राहुल गांधी लिखा हुआ है। इसके अलावा देश का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान, ये ज्यादातर जो तख्तियां है हाथों में लेकर बीजेपी ठीक, शोएब आप नजर बनाए रखिएगा, हम आगे भी आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। राकेश जी, बैठे बिठाए इतना बड़ा मुद्दा जो है वो उन्होंने खुद सत्ता पक्ष के हाथ में थमा दिया। इतना बड़ा एम्बैरेसमेंट। और सुप्रिया श्रीनेत, पवन खेड़ा, सब प्रवक्ता ही ना बोल रहे हैं। कौन सांसद है जो खड़ा होकर ये बोल रहा है कि हाँ कांग्रेस पार्टी, यूथ कांग्रेस ने एकदम ठीक किया? मीनाक्षी जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी गले में जो मरा सांप पड़ा हुआ था उसको कांग्रेस ने अपने गले में डाला। क्योंकि एआई समिट को लेके गलगोटिया की तरफ से जो रोबोट प्रस्तुत किया गया उसको लेके एआई समिट में एक विवाद खड़ा हुआ था। और जिस तरीके से दिल्ली में व्यवस्था हुई थी ट्रैफिक को लेके, उससे लोग बहुत परेशान थे। प्रधानमंत्री जी के जाने के बाद जिस तरीके से प्रतिनिधियों को बाहर निकाला गया उसको लेके भी नाराजगी थी। लेकिन ये सारी चीजें अब बाहर हो चुकी है कांग्रेस के प्रदर्शन के बाद। लेकिन मैं ये मानता हूं कि ये प्रदर्शन नहीं था, ये साजिश थी। साजिश मैं इसलिए बोल रहा हूं कि ये एक योजनाबद्ध तरीके से आप गए थे। टी शर्ट कुछ घंटे में नहीं छप जाती, तो टी शर्ट आपने छपवाया, यानी एआई समिट पे के अंतिम दिन प्रदर्शन के रूप में, प्रदर्शनकारी के रूप में अंदर पहुंच के हंगामा करने का आपने एक योजना बनाई और उस योजना के तहत आप अंदर गए और जाके आपने पूरा ड्रामा किया, जिससे कि जो लास्ट डे एक समीक्षा छपती है पूरी दुनिया में कि एआई समिट जो भारत में हुई है, जहां 125 देश के प्रतिनिधि उपस्थित थे, वहां क्या हुआ, क्या अचीवमेंट हुआ, वो समीक्षा की जगह पे आप चाहते थे कि वहां आपकी खबर बने, आप हेडलाइन बने। आप हेडलाइन बनने के चक्कर में अपने आप को ही नष्ट कर लिए। अच्छा, कांग्रेस पार्टी एक और जहां एआई समिट में प्रोटेस्ट कर चारों तरफ से घिरी हुई है, तो राहुल गांधी का एक विवादित बयान उन्हें कितना भारी पड़ रहा है वो मैं आपको बता दूं। अपनी आपत्तिजनक टिप्पणी को लेकर उन्हें अदालतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। कल यूपी के सुल्तानपुर कोर्ट में उनकी पेशी हुई, तो आज ठाणे जिले के भिवंडी कोर्ट में पेशी होनी है। थोड़ी देर में कोर्ट में वो पेश होंगे। राहुल गांधी को कोर्ट ने बेल के लिए एक नया जमानतदार लाने का आदेश दिया है, क्योंकि उनके पुराने जमानतदार का निधन हो चुका है। राहुल गांधी ने 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान आरएसएस पर महात्मा गांधी की हत्या में शामिल होने का आरोप लगाया, जिसके खिलाफ उन पर मानहानि का मुकदमा दर्ज किया गया। अब नजर इस बात की है
अजीत जी, नया जमानतदार कौन होगा राहुल गांधी का? नहीं, वो तो लोकल कोई जमानतदार होता है जिसके पास वहाँ का स्थानीय जिसका अपना पता हो और 10,000, 20,000, 50,000 का जो भी बेल बॉन्ड होगा वो भरने के लिए उसके पास जो सामग्री हो जो लेके जाएंगे वो जमानत दे देंगे, मिल जाएगी, वो दिक्कत नहीं है। ये मामला आरएसएस के ऊपर एक ऐसे अनसब्सटेंशिएटेड आरोप हैं जो एक परसेप्शन के लेवल पर जो बात कही जाती है। आप इतने बड़े नेता हैं, कांग्रेस पार्टी के सर्वोच्च नेता हैं और ऐसे अनसब्सटेंशिएटेड आरोप लगाते हैं आप, आरएसएस हत्या में शामिल है, इसका कोई आधार नहीं है। हम लोगों ने तमाम किताबें पढ़ी हैं और हम अपने को गांधीवादी भी मानते हैं, हम कोई वो नहीं है हमारा जहां ये लिखा हो कि वो नाथूराम गोडसे संघ का आदमी था या संघ के किसी नेता ने इसकी साजिश रची थी। लेकिन आप एक परसेप्शन के तौर पर ये बातें कहते हैं और इतना अनसब्सटेंशिएटेड है। उसी तरह से कल जो मामला था उनका सुल्तानपुर में, वो अमित शाह के ऊपर इसी तरह का आरोप था, केंद्रीय गृह मंत्री के ऊपर। वो भी ऐसा मामला जिस मामले में वो कोर्ट से पूरी तरह से बरी हो गए। आप वो मामला, अब कोई आदमी कोर्ट से बरी हो जाए तो आप कैसे उसको फिर आरोपी बता सकते हैं? ऐसे मामले में जिस मामले में वो बरी हो गया है, कोर्ट का फाइनल वर्डिक्ट आ गया है, उस मामले में आप कह रहे हैं कि आरोपी हैं जिस मामले में फाइनल वर्डिक्ट आ गया है। तो कितनी इमेच्योर राजनीति राहुल गांधी और उनकी टीम भी या तो उनको गलत लिख के दिया जाता है जो वो पढ़ देते हैं, या खुद अपना दिमाग नहीं लगाते हैं कि आपको ये चीजें नहीं पढ़नी चाहिए। इससे आप कोई पॉलिटिकल नैरेटिव थोड़े बना पाएंगे किसी के खिलाफ गलत आरोप लगा करके। अच्छा, राहुल गांधी की इधर जमानत कौन लेगा, इस पर सवाल है। तो यूपी में सबसे बड़ा सवाल यह है कि ब्राह्मणों का हितैषी कौन है? योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में अखिलेश यादव पर तंज कसा कि चेहरा देखकर समाजवादी पेंशन दी जाती थी। कहने का मतलब यह है कि यादव होगा तो पेंशन होगी, पांडे होगा तो गरीब ही क्यों ना हो, वो समाजवादी पेंशन स्कीम से वंचित ही रहेगा। समाजवादी पेंशन स्कीम केवल समाजवादी कैडर को, अरे कम से कम जिस कांग्रेस की बैसाखी से वहां पहुंचे थे उस कांग्रेस के ही नेताओं को दे देते, नहीं दिया। चेहरा देख करके देते थे, किसी और को नहीं देते थे। अरे पांडे जी एक बात बताइए, कम से कम उन गरीब ब्राह्मणों को भी दे दिए होते, जो गरीब ब्राह्मण बेचारे जो हैं, जो गरीब ब्राह्मण स्कॉलरशिप नहीं पाते हैं, संस्कृत पढ़ने वाले गरीब ब्राह्मण जीने तो पावे। नहीं, मैं वही कह रहा हूं ना, नहीं दिए। तो यही मैं पूछ रहा हूं कि आप लोग तो उन गरीबों पर भी अत्याचार किए। योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में समाजवादी पार्टी और अखिलेश यादव को टारगेट किया तो अखिलेश यादव ने भी जवाब देने में देरी नहीं की। आप सुने अखिलेश यादव ने क्या कहा। ये दो डिप्टी सीएम भी हमारे पूजनीय शंकराचार्य को न्याय नहीं दिला सकते, आने वाले 2027 इनका सम्मान नहीं बचा सकते। उसी सदन में बगल में बैठते हैं जिन्होंने अपमानित कराया, उन्हें सदन में सवाल उठाना चाहिए इस बात को लेकर के। सदन में क्यों नहीं उठा रहे हैं? और मुख्यमंत्री से सवाल पूछना चाहिए, क्यों घबरा जाते हैं? माया में रह के माया से दूर हूं, वो योगी। दूसरे का दुख अपना दुख समझे, वो योगी। और वस्त्र पहनने से और कान छिदवाने से कोई योगी नहीं बनता। जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे, उनका अपना सर्टिफिकेट कहाँ है? जो दूसरों का सर्टिफिकेट मांग रहे थे शंकराचार्य का, उनका अपना सर्टिफिकेट कहाँ है? तो 27 के चुनाव की ये सारी कश्मकश आप देख रहे हैं, जो यहां से भी बयान दिलवा रही है और वहां से भी बयान दिलवा रही है। लेकिन वो वाली स्थिति जो राकेश जी कहते हैं ना कि माया मिली ना राम, वो वाली स्थिति किसकी बनती हुई दिखाई दे रही है? देखिए, इस समय उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स पे केंद्र पे आ गया है ब्राह्मण। भले ही उसकी संख्या कम हो, लेकिन उसका महत्व बढ़ गया है, क्योंकि ब्राह्मण इस समय पर ऐसे चौराहे पे खड़ा है जो कहीं भी मूव करता है। दो कारण है उत्तर प्रदेश में। एक तो अभिमुक्तेश्वरानंद का मामला है जिसमें बटुकों के साथ मारपीट हुई, और दूसरा उससे भी बड़ा मामला आ गया है यूजीसी का। यूजीसी में जो सबसे ज्यादा मुखर विरोध कर रहा है वो ब्राह्मण कर रहा है। अब विरोध नहीं कर रहा, बल्कि हम तो ये कहेंगे कि बचाव की गुहार लगा रहा। उसके चलते समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, राजभर, ये सब लोग ब्राह्मणों की तरफ आकर्षित हो रहे हैं कि ब्राह्मणों को यदि अपने साथ जोड़ लेंगे तो ब्राह्मण सिर्फ 5% नहीं है, ब्राह्मण सिर्फ वोट नहीं है, ब्राह्मण मैनिपुलेट समाज है। वो यदि किसी को कहेगा वो भी उसके कहने पे आगे बढ़ेगा।
तो इसलिए उस वोट के साथ जो एक्स्ट्रा वोट मिलने वाला है उसके चलते सबके सबों का ब्राह्मण प्रेम दिखाई दे रहा है। और उसमें योगी आदित्यनाथ जी का भी जो अभी हाल का प्रेम दिखा ब्राह्मणों के प्रति, वो एक ही कारण है कि ब्राह्मण को अपने साथ जोड़ के रखना चाहिए। क्योंकि अभी तक भारतीय जनता पार्टी ये मान के चल रही थी कि सवर्ण उनकी वोट है और सवर्ण उनके पास से नहीं छिटकेगा, लेकिन आज एक नई समस्या पैदा हो गई कि क्या सवर्ण भी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ सकता है। अब सपा के पास जो समस्या वो ये है कि उसको ये लग रहा है कि सवर्ण हमारे साथ आएगा या नहीं आएगा, लेकिन बहन मायावती जी के साथ न जाने पाए क्योंकि उनको लग रहा है कि 2007 का प्रयोग हो गया जी और दलित ब्राह्मण एक हो गए तो मायावती जी का वहां पे स्कोर बढ़ जाएगा। इसलिए अखिलेश जी भी अब इस समय पर ब्राह्मणों के प्रति प्रेम दिखाने लगे हैं। जो योगी जी सही कह रहे हैं कि जो चेहरा देख के पेंशन देते थे और चेहरा देख के नौकरी में भर्ती करते थे। अच्छा, एक और बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है, ये भी यूपी से ही है। योगी आदित्यनाथ कल सिंगापुर और जापान के दौरे पर रवाना होंगे और इसे लेकर भी यूपी में सियासत शुरू हो गई है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ के जापान दौरे पर तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। अखिलेश यादव ने लिखा, जापान जा रहे हैं तो क्योटो भी चले जाइएगा, जिससे ये पता चल सके कि प्रधान संसदीय क्षेत्र काशी क्योटो जैसा क्यों नहीं बन पाया या उसकी विरासत कैसे बिगड़ी। जापान से विरासतों को बचाने और शहरों को आगे बढ़ाने का सकारात्मक सबक भी आप लेते आइएगा। ऐसे पोस्ट तो उन्होंने बहुत लंबा लिखा। अखबार का भी अजीत जी में एक आर्टिकल पढ़ रही थी, उसमें तो कि मनसुख दौरे की बात कर रहे थे। नहीं देखिए, ये तो अब मुख्यमंत्री जाते रहते हैं, ये कौन सी ऐसी नई बात है। वो भी मुख्यमंत्री थे तो विदेश दौरे करते थे, जाते हैं, कई बेस्ट प्रैक्टिसेस देखने जाते हैं लोग, चीजें वहाँ इन्वेस्टमेंट के लिए जाते हैं लोग। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि सर नहीं एक बात जाने। बताएं, हाँ। योगी आदित्यनाथ भगवाधारी हैं, यूपी सेंट्रिक उनकी पॉलिटिक्स है, बीजेपी के ब्रांड चेहरे हैं वो हिंदुत्व के, क्या उनका यहाँ से फलक बढ़ रहा है? बिल्कुल वही उनके साथ हम लोगों ने देखा है, राज्य के फलक के साथ साथ बिल्कुल नेशनल आपने एकदम इसी लाइन पर इस बात को ले जाना चाहिए है। हम लोगों ने देखा पिछले 1-2 साल के भीतर जब वो दूसरी बार आए हैं, उसके बाद कितने ही देशों के राजदूत और उच्चायुक्त लखनऊ गए, उनसे मिले जाकर के। एक बार में कई लोगों की टीम गई जाकर के उनसे मिले। चूंकि एक सबसे बड़ा राज्य है, अगर देश बना दिया जाए उत्तर प्रदेश को तो दुनिया का तीसरा या चौथा या पांचवा सबसे बड़ा देश हो जाए वो आबादी के हिसाब से उत्तर प्रदेश। तो उसका अपना महत्व है, दिल्ली से सटे होने की वजह से महत्व है। सॉफ्टवेयर और एआई के जो इंफ्रास्ट्रक्चर बनना है उसके लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट है। हिंदुओं का देवभूमि के वाला प्रदेश है, तमाम बड़े जो धार्मिक स्थल हैं वो उत्तर प्रदेश में है। तो कई लिहाज से उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का बड़ा महत्व होता है। प्रधानमंत्री के बाद 2 मुख्यमंत्री सबसे महत्वपूर्ण होते हैं, उत्तर प्रदेश का और महाराष्ट्र का। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का कद तो निश्चित रूप से बड़ा होगा। और दूसरी बात इसमें आप देखिए, आज तक हमको नहीं ध्यान आ रहा है कोई मुख्यमंत्री 10 साल तक नहीं रहा है, कोई मुख्यमंत्री लगातार 5 साल सरकार चला करके और वापस नहीं आया है। तो ये कई डिस्टिंक्शन हैं योगी आदित्यनाथ के साथ, और वो विदेश जा रहे हैं, वो वहां से बेस्ट प्रैक्टिसेस लेकर के आए, उसको इंप्लीमेंट करें, यूपी के लोगों का भला हो। इसमें योगी इनको अखिलेश यादव को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, लेकिन उनका तंज भी समझ में आता है मीनाक्षी क्या कि क्योटो बना कि नहीं काशी, ये एक उनका तंज था। नहीं देखिए, बहुत छोटे से मैं बोल रहा हूँ, पिछली बार भी जब जापान गए थे तब इतनी चर्चा नहीं हुई थी, लेकिन इस बार योगी जी जो आप कह रही ना, इस बार योगी जापान जा रहे उसकी चर्चा ज्यादा है। उसके 2 कारण हैं। एक तो योगी का जो आपने कहा कि फलक बढ़ चुका है राष्ट्र में, और दूसरा कारण ये है कि अब वो एक नए वेंचर के साथ आने वाले हैं। सिंगापुर और जापान के साथ वो ग्रेटर नोएडा पे 2 अच्छे शहर बनाने की योजना लेके जा रहे हैं। और आप देखिए कि जहां जेवर जैसा एयरपोर्ट हो, फिल्म सिटी बन रही हो, और वहां यदि वास्तव में 2 इंडस्ट्रियल एरिया, 2 ऐसी कंट्री बनाने वाली हो जिनका अपना विश्व में अपना ऑरा है, तो आप मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में 2 इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप होने के बाद एक हिंदुत्व और दूसरा डेवलपमेंट, यानी 2 वेंचर लेके चलने वाले अकेले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी होंगे। विकास भी और विरासत भी। आइए अब आपको बिहार की पॉलिटिक्स में बंदर और मदारी का खेल दिखाती हूं। पप्पू यादव अपने आप को कितना सूरमा समझते हैं, ताकतवर कहते हैं, लेकिन जब पुलिस उन्हें गिरफ्तार करने के लिए पहुंची थी तो तुरंत कैसे बीमार हो गए थे और बीमार होकर अस्पताल पहुंच गए थे। अब अगर उनकी कोई खिंचाई कर दे, और खिंचाई करने वाला भी अगर बिहार का उप मुख्यमंत्री हो, तो फिर वो बंदर मदारी का खेल दिखाने लगते हैं। यदि आपको मेरी बात समझ में नहीं आई है तो आपको डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी का बयान सुनना चाहिए। कोर्ट पे लोग उतरते हैं और कहते हैं कि बिहार पुलिस चींटी भी नहीं मार पाई।
और वो आदमी 2 घंटा के अंदर गिरफ्तार होता है, कहता है हम तो बीमार हो गए। अब हाथी भी बीमार होकर पुलिस के डर से हॉस्पिटल में जाना पसंद करता है। यह स्थिति है बिहार का। आप समझ लीजिए बिहार कैसे बदल चुका है। यह सिर्फ गलत बयानी करते हैं। सम्राट चौधरी के बयान पर सांसद पप्पू यादव ने सोशल मीडिया पर पलटवार किया। उन्होंने पोस्ट किया, हालांकि इसमें सम्राट चौधरी का उन्होंने नाम तो नहीं लिखा, लेकिन इशारा तो वही था। पप्पू यादव ने लिखा कि वो कभी नाबालिग था, अब बंदर बन गया है। इस बंदर ने बिहार को अपने हाथों में ले रखा है। उसने आत्मसम्मान की पगड़ी उतारकर उसे कमीशन बटोरने के लिए गमछा बना लिया है। मैं तो ये तस्वीरें देखकर हैरान होती हूँ। ये वही पप्पू यादव हैं जो अचानक से कितने बीमार पड़ गए थे। राकेश जी, हमने ये तस्वीरें, अजीत जी, अब हम लोग तो उस दिन साथ में शो कर ही रहे थे, कितने बीमार पड़ गए थे पप्पू यादव। और मंदिर के सामने कभी मैं माथा नहीं टेकूंगा, मेरा सिर कभी किसी के सामने झुक नहीं सकता। वही अपने सिर पर अपने हाथों में बड़ी सी फूलों की टोकरी लेकर मज़ारों पे पहुंच जाते हैं, दरगाहों पे पहुंच जाते हैं। कितना डुअल फेस है पप्पू यादव का, बहुत ज्यादा है। इस समय पर कांग्रेस के सबसे बड़े हितैषी बने हुए हैं बिहार में। वो कांग्रेस में है भी, कांग्रेस उनको नहीं ली है और उनको तो रथ में भी नहीं चढ़ने दिया गया था। आप याद करिए। अब पप्पू यादव के सामने जो सबसे बड़ी चैलेंज है वो है तेजस्वी यादव। लालू प्रसाद के जीवित रहते पप्पू यादव की पॉलिटिक्स में सबसे बड़ी स्पीड ब्रेकर लालू जी हैं, और वो कभी भी वहाँ पे डेवलप नहीं होंगे, वो निर्दलीय ही रहेंगे। भले ही उनकी पत्नी कांग्रेस में हो, लेकिन कभी भी किसी भी राजनीतिक दल में एंट्री की संभावना मुझे पप्पू यादव की नहीं लगती। जहाँ तक सम्राट चौधरी जी की बात है, देखिए सम्राट चौधरी जी जो विधानसभा में खड़े होकर गरज रहे हैं, इनके भी जुबान नहीं है बोलने की। प्रशांत किशोर ने जब इनके ऊपर सवाल खड़ा किया था तो क्या ये बोल पाए थे? तो इसलिए जो कीचड़ से सना हो वो दूसरे पे कीचड़ ना उछाले। ठीक सर। अच्छा, एक शेर है, बड़ा इंटरेस्टिंग सा शेर है। कौन शर्मा रहा है आज यूं हमें याद करके, हिचकियां आना तो चाह रही है लेकिन हिचकिचा रही है। इस वक्त आरजेडी और एआईएमआईएम की स्थिति इसी शेर के जैसी है। तेजस्वी यादव ये चाहते हैं कि राज्यसभा में वो अपना कैंडिडेट भेजें, लेकिन संख्या बल नहीं है उनके पास। एआईएमआईएम से वो मदद मांग सकते हैं, लेकिन एआईएमआईएम ने तो जोर का झटका बहुत जोर से दे दिया है। जैसा कि आप देख रहे हैं, राज्यसभा का चुनाव है और तेजस्वी यादव चाहते हैं कि अपने लोग जाएं। हम भी चाहते हैं बीजेपी हारे, लेकिन तेजस्वी जी जब आपके घर के सामने ढोल लेके गए थे तब तो आप पानी भी नहीं पिलाए थे। आज बिहार का 18% मुसलमान पूछ रहा है कि मुसलमानों को हिस्सेदारी देने में दिक्कत क्या है, सीमांचल को हिस्सेदारी देने में दिक्कत क्या है। सिर्फ वोट लेने के लिए हम बने हैं क्या? चपरासी क्वार्टर से तो हमने तो शीश महल आपको पहुंचा दिया, आपके पिताजी को चीफ मिनिस्टर बनाया, माता जी को बनाया, दोनों मामा जान को बना दिया, आपको बनाया, आपके भाई को बनाया। जब जो लोकसभा चुनाव हुआ तो घर में 2 लोकसभा टिकट और मुसलमान को 2 लोकसभा टिकट। तो सीमांचली से किसी को दे दीजिए, सीमांचली के किसी बेटा को दे दीजिए लोग राज्यसभा। इस बार अख्तरुल ईमानी को दे दीजिए, बहुत नज़दीक से लोकसभा हारे थे, तो अच्छा रहेगा। अख्तरुल ईमान साहब से बड़ा लीडर ऑपोजिशन कौन रहेगा जो मुसलमानों की आवाज़ अख्तरुल ईमान। हिचकियां आ रही हैं लेकिन हिचकिचा करके। लेकिन ये अब इस समीकरण ऐसा है ना, 41 वोट की जरूरत है एक राज्यसभा सीट जीतने के लिए बिहार में, और समूचा अपोजिशन मिल करके भी 41 नहीं हो रहा है, 40 पहुंच रहा है। जो इसके राष्ट्रीय जनता दल के 25 हैं, कांग्रेस के 6 हैं, 3 लेफ्ट का है, 1 आईआईपी का है, ये मिला के 35 हैं। अगर उसमें ओवैसी की पार्टी के 5 जुड़ जाते हैं तभी 40 हो रहा है। तो 41वां वोट चाहिए होगा। बसपा के जो एक सांसद हैं सतीश यादव, उनका वोट चाहिए होगा, तब 41 का नंबर होगा। ऐसा नहीं है कि आरजेडी और एमआईएम मिल जाएंगे तो आप एक राज्यसभा की सीट जीत जाएंगे। देखिए राज्यसभा की सीट 5 सीटें इस बार एनडीए जीतेगी, वहाँ कोई जीतने के चांसेस नहीं है। लेकिन ये इनकी जो आपसी लड़ाई है उसमें पोजिशनिंग है, एमआईएम की अपनी पोजिशनिंग है आगे के लिए कि मुसलमान वोट की अपनी राजनीति वो करते रहे। अख्तरुल ईमान का नाम आगे करके उनको राज्यसभा भेज दीजिए, ये कह के सीमांचल के इलाके में आरजेडी के वोट को कम कर रहा है एमआईएम। बाकी उसके अलावा दूसरा इसमें कुछ नहीं होना है। बात अब डोनाल्ड ट्रंप की होगी। दुनिया के खिलाफ टैरिफ को हथियार की तरह इस्तेमाल करने वाले ट्रंप को अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लग गया है। अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप के टैरिफ को गैर कानूनी करार दिया है। कोर्ट के इस फैसले से ट्रंप भड़के हुए हैं। ट्रंप सुप्रीम कोर्ट के सामने झुकने को तैयार नहीं है। ट्रंप ने अब दुनिया पर नया टैरिफ बम फोड़ दिया है। ट्रंप ने दुनिया भर के देशों पर 10% एक्स्ट्रा टैरिफ लगाने का न सिर्फ ऐलान कर दिया है, बल्कि ग्लोबल टैरिफ के एग्जीक्यूटिव ऑर्डर को भी साइन कर दिया है।
दरअसल शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया था। कोर्ट ने दूसरे देशों पर लगाए गए टैरिफ को अवैध बताया था, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट के फैसले से भड़के ट्रंप ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि उनके पास टैरिफ को लेकर और भी विकल्प हैं। In order to protect our country, a president can actually charge more tariffs than I was charging in the past period of a year under the various tariff authorities. So we can use other of the statutes, other of the tariff authorities, which have also been confirmed and are fully allowed. Therefore, effective immediately, all national security tariffs under Section 232 and existing Section 301 tariffs, they're existing, they're there, remain in place, fully in place, and in full force and effect. Today I will sign an order to impose a 10% global tariff under Section 122 over and above our normal tariffs already being charged. एक बात तो साफ है कि जो भी सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है उससे डोनाल्ड ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। टैरिफ अमेरिका के राष्ट्रपति का ट्रंप कार्ड है और ट्रंप का ये सबसे बड़ा हथियार है जिसे वो दूसरे देशों को झुकाने के लिए इस्तेमाल कर रही हैं। लेकिन अब ट्रंप के इसी ट्रंप कार्ड को अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने गैरकानूनी बताया। ट्रंप इसी बात पर बौखलाए हुए हैं। वो ये कह रहे हैं कि कोर्ट विदेशी हितों और विपक्ष के दबाव में आ गया है। उन्होंने दूसरे राष्ट्रपतियों से ज्यादा अच्छे फैसले लिए हैं, अमेरिका को अरबों डॉलर का फायदा कराया है, लेकिन कोर्ट का यह फैसला अमेरिका के हित के खिलाफ है। The Supreme Court's ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. Foreign countries that have been ripping us off for years are ecstatic. They're so happy. And they're dancing in the streets, but they won't be dancing for long, that I can assure you. The Democrats on the court are thrilled, but they will automatically vote no. They're against anything that makes America strong, healthy, and great again. They also are a frankly disgrace to our nation, those justices. तो जो डोनाल्ड ट्रंप अजय जी टैरिफगिरी कर रहे थे उस पर सुप्रीम कोर्ट से तो उन्हें बड़ा फीडबैक लगा है, लेकिन जैसा कि जितने भी नेता करते हैं वो फिर दुनिया के किसी भी देश के क्यों ना हो, फैसला अपने हित में आया तो बहुत ही अच्छी बात है। अगर अपोजिशन में आ गया तो फिर न्यायालय के फैसले को ही चुनौती दे देते हैं। मेरा सवाल तो ये है कि क्या ये वसूली हुई रकम अब लौटाएंगे ट्रंप? क्या लगता है ट्रंप ये करेंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में ये नहीं कहा है, लौटाने के बारे में कुछ नहीं कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो वो अब उसको इंटरप्रेट करने की बात है कि उसका इंटरप्रिटेशन होगा, उसके हिसाब से उसका फैसला होगा। अभी आपने सुना ट्रंप ने कहा कि डेमोक्रेट जो बैठे हुए हैं कोर्ट में, 9 जजों की सुप्रीम कोर्ट होती है, उसमें 6 रिपब्लिकन है। वहां पार्टियां अपॉइंट करते हैं, जिसकी सरकार आती है वो जज अपॉइंट करते हैं। तो 6 रिपब्लिकन है, 3 ही डेमोक्रेट हैं और 3 रिपब्लिकन ने ही सिर्फ इनके टैरिफ वाले उसके पक्ष में फैसला दिया। 6 जजेज का फैसला इनके खिलाफ है, जिसमें 3 रिपब्लिकन का भी फैसला इनके खिलाफ है। दूसरी बात है कि कांग्रेस में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में भी रिपब्लिकन का बहुमत है और सीनेट में तो बहुत ही स्पष्ट बहुमत है, 53 और 47 का है। इसके बावजूद ट्रंप टैरिफ लगाने के लिए कांग्रेस में नहीं जाएंगे, सीनेट नहीं जाएंगे, क्योंकि उनको पता है कि वहां इनके पक्ष में फैसला नहीं आएगा। इसलिए इन्होंने दूसरा रास्ता चुना। पहले तो एक इमरजेंसी इकोनॉमिक, जो इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर एक्ट था 1977 का, उसके तहत लगाया था, और अब ट्रेड एक्ट है 1974 का, उसके तहत इन्होंने ये 10% मतलब अभी जो एग्जिस्टिंग है उसके अब 10% टैरिफ लगा दिया ट्रंप ने। तो ये एक फेस सेविंग है ट्रंप की। ये अभी जो मुकदमा हारे हैं, ये कोई दूसरे देशों ने मुकदमा नहीं किया था, ये अमेरिका के व्यापारियों ने मुकदमा किया था, कारोबारियों ने मुकदमा किया था, क्योंकि टैरिफ बढ़ाने का सबसे बड़ी मार जो है वो अमेरिकन लोगों पर पड़ रही थी। उन्हीं की चीजें महंगी होती जा रही थी, लगातार महंगाई बढ़ रही थी। तो ट्रंप अपने लोगों के हित के बारे में नहीं सोच रहे हैं, ट्रंप अपनी पॉलिटिक्स के बारे में सोच रहे हैं, अपनी ग्लोबल हेजेमोनी के बारे में सोच रहे हैं। उनको अब कम से कम सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद और जो माहौल है उनके यहाँ, उनको इस बारे में पॉजिटिव होकर के सोचना चाहिए, जनता के बारे में सोचना चाहिए। ये मुनरो डॉक्ट्राइन जो है उन्हीं पर भारी पड़ गई। नहीं देखिए, या डुनरो डॉक्ट्राइन अब कह लें, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप की है। देखिए, लोकल कोर्ट में जब टैरिफ को लेकर फैसला आया तो खुद डोनाल्ड ट्रंप ही सरकार ही पहुंची थी वहां सुप्रीम कोर्ट पे,
ये कहने के लिए कि लोकल कोर्ट का फैसला उसको बदल दे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो उनके लिए और भारी पड़ गया। देखिए, ट्रंप के सामने अब 3 तरह की बड़ी चुनौतियां हैं। टैरिफ वो आसानी से लगा नहीं सकते, जिसका अजीत जी जिक्र कर रहे हो उसकी आयु सिर्फ 5 महीने की है, यानी 10% यदि आप टैरिफ लगाते हैं 150 दिन में वो खत्म हो जाएगा अपने आप। दूसरा, कांग्रेस में वो जा नहीं सकते। तीसरा, जो एक और 301 धारा के तहत टैरिफ लगाने की जो प्रावधान है, उसके लिए आपको पब्लिक के बीच में जाना पड़ेगा। और अभी जो सर्वे आया है उसमें टैरिफ के खिलाफ अमेरिका के 76% से ज़्यादा लोग हैं ट्रंप के टैरिफ के खिलाफ। तो ऐसे में जो इनके लिए जो टैरिफ का बार है वो इनके लिए मुसीबत बन रहा है। दूसरा, जिन जिन देशों में इन्होंने टैरिफ लगाया है उन सभी छोटी बड़ी कंट्रियों के साथ चाइना संपर्क कर रहा है कि आप हमारे साथ एग्रीमेंट करिए, हम आपको इस टैरिफ के बार से बचाएंगे। इधर आप ईरान के खिलाफ मोर्चा खोल के बैठे हुए हो, वेनेजुएला के खिलाफ आपने कर दिया है, ग्रीनलैंड के लिए आप कर दिया। यानी ट्रंप आज जो अजीत जी कह रहे हैं फेस सेविंग कर रहे हैं, उनके पास अब कोई रास्ता नहीं बचा, वो घिर चुके हैं चारों तरफ से। अमेरिका का पहला राष्ट्रपति होगा जो इतनी मुसीबत में खड़ा है। अच्छा, टैरिफ पर मिले सुप्रीम झटके के बाद ट्रंप ने भारत को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि भारत के साथ टैरिफ नीति में कोई बदलाव नहीं होगा, ट्रेड डील भी जारी रहेगी। ट्रेड डील को लेकर ट्रंप ने प्रधानमंत्री मोदी की भी तारीफ कर दी। उन्होंने कहा मोदी एक स्मार्ट, समझदार, शानदार नेता हैं। उनका बयान ही हम आपको सुना देते हैं। On the trade deal, which is the framework which is to be signed with India sometime soon, will that stand now? Yeah, and on the decision, changes. Nothing changes? No, nothing changes. They'll be paying tariffs, and we will not be paying tariffs. Our deal with India is they pay tariffs. This is a reversal from what it used to be, as you know. India, and I think Prime Minister Modi is a great gentleman, a great man, actually, but he was much smarter than the people that he was against. In terms of the United States, he was ripping us off in India. So we made a deal with India, and it's a fair deal now, and we are not paying tariffs to them, and they are paying tariffs. We did a little flip. I think my relationship with India is fantastic, and we're doing trade with India. India pulled out of Russia. You know, India was getting its oil from Russia, right? And they pulled way back at my request because we want to settle that horrible war where 25,000 people are dying every month. And my relationship with Prime Minister Modi is, I would say, great. I also stopped the war between India and Pakistan, as you know. ये जो बात अभी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि भारत के साथ ट्रेड डील में कुछ नहीं बदलने जा रहा है, क्या सुप्रीम कोर्ट के वहां अमेरिका में फैसले के बाद क्या कोई संभावना भारत को दिखाई देती है कि वो कुछ नेगोशिएट कर सके? कैसे नहीं बदल गई चीजें तो इतनी बदल गई कि आज हम अभी कल से नेगोशिएशन शुरू होने वाली है। 23 तारीख से भारत की टीम अमेरिका जा रही है, अधिकारियों की टीम जो जाकर के हम लोग आगे फर्दर बात करेंगे जो लीगल ड्राफ्ट पर, तो कल ही से शुरू होने वाली है। और उसके पहले ये चीजें कैसे नहीं चेंज हो गई। अब हम 3% पर बात करेंगे, पहले 25% पर बात कर रहे थे, अब पहले 25% से घटा करके 18 पर ले आने की बात हो रही थी ना। अभी अब तो 3% पर बात करेंगे ना हम लोग। अब तो अभी तो बात होनी है कानूनी दस्तावेज पर, और अब हम 3% पर बात करेंगे। अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हमारे ऊपर 18% पे बात नहीं होगी, अब 3% 25% पर हो रही थी पहले बात। 25 से तो 18 हम ले आए, नहीं वही उसी बात हो रही थी, 25 से 18 ले आएंगे। तो बार तो 25% का था, उसको 18 ले आना था। अब हम लोग का जो 3% टैरिफ है और ये 10% लगाया, सो 10% है, तो अब तो 13% पर बात होगी ना। तो चीजें कैसे नहीं चेंज हो गई, चीजें तो बदल गई पूरी तरह से, भारत के पक्ष में आ रही है। बिल्कुल, भारत क्या उन सारे देशों के पक्ष में आ गई सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद। अब सब बार्गेनिंग करेंगे। और जहां तक आप रिकवरी की बात कर रही हैं, तो 175 अरब डॉलर की रिकवरी निकल रही है जो इन्होंने 3 लाख क्लाइंट से लिया है, और वो 3 लाख क्लाइंट भी सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे अपनी रिकवरी के लिए। तो आप सोचिए, यदि जो सुप्रीम कोर्ट टैरिफ के खिलाफ फैसला कर सकता है, यदि 3 लाख क्लाइंट वहां पे पहुंचेंगे और बोलेंगे हमारा पैसा वापस कराइए, तो सोचिए 15 लाख करोड़ से ज्यादा की रिकवरी भरनी पड़ेगी अमेरिका को। इसीलिए ट्रंप परेशान है, भड़के हुए हैं, क्योंकि कल यदि सुप्रीम कोर्ट रिकवरी की बात के लिए बोला कि हाँ इनके पैसे वापस करिए, तो 175 अरब डॉलर सीधे सीधे अमेरिका को नुकसान होगा जो उन्होंने लिया है टैक्स के रूप में। तो उसी को तो इस 10% टैरिफ से बस पूरा करेंगे। अच्छा, ईरान की भी हम बात कर लेते हैं। ट्रंप ने ईरान को डील करने के लिए 10 दिन का समय दिया है, लेकिन ईरान पर अगले 24 घंटे में हमला हो सकता है। ईरान को लेकर इजरायली मीडिया ने एक बड़ा दावा किया है। इजरायली मीडिया के मुताबिक अमेरिका 24 घंटे के अंदर ईरान पर हमला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी फोर्स ने ईरान पर हर रोज कम से कम 100
एयर स्ट्राइक करने का प्लान बनाया है। पहले चरण में ईरान की मिसाइल साइट्स और लॉन्चर्स को टारगेट किया जाएगा, फिर IRGC के हेडक्वार्टर और कमांड सेंटर पर हमला होगा। रिपोर्ट ये कह रही है कि अमेरिका ने कतर के अल उदीद एयरबेस से अपने जितनी भी तैयारी है उसे हटा लिया है। जानकारों के मुताबिक अमेरिका का ये कदम ईरान पर किसी भी वक्त होने वाले अटैक का बड़ा सिग्नल है। अब ये इजरायली रिपोर्ट के हवाले से हम ये खबर आपको दिखा रहे हैं। इधर ईरान को लेकर ट्रंप ने एक बड़ा बयान दिया। ट्रंप ने यह कहा कि ईरान पर लिमिटेड स्ट्राइक हो सकती है। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप लिमिटेड स्ट्राइक से ईरान को वार्निंग देना चाहता है। अगर ईरान फिर भी नहीं मानता है तो फिर डील की बात अलग हो जाएगी और फिर सिर्फ एक्शन आपको दिखाई देगा, यानी कि फुल फ्लेजेड वॉर होगी। I can say I am considering it. A very sad situation, but 32,000 people were killed over a relatively short period of time. They were going to hang 800 2 weeks ago. Hang some by crane. They lift them up with a tall crane and they play them around the square. They were going to hang 837 people. And I gave them the word, if you hang one person, even one person, that you're going to be hit right then and there. I wasn't waiting 2 weeks and negotiating. And they gave up the hanging. They didn't hang 837. Supposedly they didn't hang anybody. ट्रंप हमला करने की धमकी दे रहे हैं। ईरान ने भी पलटवार की पूरी तैयारी की हुई है। ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने अजीजी ये कहा है कि ईरान सेना जंग के लिए बिल्कुल तैयार है। तो जंग के लिए तैयार तो 10 दिन पहले भी थी, 15 दिन पहले भी थी। तैयारी दोनों तरफ से पूरी है। अमेरिका ने भी पहले से तैयारी कर रखी है। हम ही लोग चर्चा कर रहे हैं, जो USS अब्राहम लिंकन कितने दिनों से खड़ा है वहाँ जाकर के, वो तो खड़ा कर ही रखा है। अरब सागर में सारी पूरी तैयारी उसकी लगी हुई है। और अभी हम लोगों ने देखा कि कैसे ब्रिटेन से ट्रंप ने कहा कि हमको ये डिएगो गार्सिया की मांग की, वहाँ से वो अटैक करना चाहते थे ईरान के लिए। ब्रिटेन ने मना कर दिया एयर बेस देने से उनको। तो ये अमेरिका की भी पूरी तैयारी है, ईरान की भी पूरी तैयारी। अमेरिका की तैयारी टारगेटेड अटैक को है, जो फिर से उसके जो बैलिस्टिक मिसाइल्स जहाँ बनते हैं उस फैसिलिटी की जानकारी हो, या न्यूक्लियर इनरिचमेंट जहाँ होता है, जहाँ परमाणु बम बनाने की तैयारी, जहाँ पहले नतांज में, फोर्डो में, इस्फहान में जहाँ जहाँ हमले हुए वो सारी जगह है उनके पास, वहाँ करें। और ईरान की तैयारी भी है। ईरान को अमेरिका पर नहीं हमला करना है। ईरान की तैयारी इजराइल पर हमला करने की है, कतर और UAE पर हमला करना है, बहरीन में हमला करना है जहाँ अमेरिका के बेसेज हैं, या फिर होर्मुज की खाड़ी में जहां उसने अभी एक्सरसाइज की। और होर्मुज की खाड़ी इस पूरी दुनिया के 20% ऑयल का रास्ता है। वो UAE को भी उधर से ही जाना है, उनका तेल इराक का भी उधर से जाना है। पूरी दुनिया, वो अपना ईरान तो सब उसी रास्ते भेज रहा है, लेकिन UAE का भी और इराक का भी तेल उसी होर्मुज की खाड़ी से निकल के अरब सागर में आना है। तो उस रूट पर वो अटैक करके अगर एक आध जहाज भी सिर्फ डुबा दे तो वो पूरे रास्ते को डिस्टर्ब कर सकता है। तभी तो बार्गेनिंग दोनों तरफ से हो रही है, दोनों तरफ से दबाव बनाने की बात चीजें हो रही है। सब दबाव बनाया जा रहा है। टारगेटेड अटैक होंगे तो दोनों को नुकसान होगा। लेकिन ईरान नहीं चाहता अब समझौता, ईरान चाहता युद्ध हो। उसके दो फायदे देख रहा हूँ। ईरान को जो आंतरिक विरोध का सामना करना पड़ रहा खamenei को, वो चाहते यदि युद्ध होगा तो आंतरिक विरोध उनका शांत होगा, एकजुट हो जाएंगे, एक राष्ट्रवाद की भावना पैदा होगी। दूसरा, एंटी अमेरिका सेंटिमेंट तो क्योंकि वहां पर है ही, एंटी इजराइल सेंटिमेंट है। दूसरा, जो इस्लामिक कंट्री अमेरिका की गोद में जाके बैठ गए हैं, तो जैसे ही अटैक होगा वो इस्लामिक कंट्री इसकी गोद से कूद के भागेंगे, क्योंकि इजराइल के साथ साथ उन सभी ठिकानों पे हमला करेगा ईरान जो उसका समर्थन कर रहे हैं अमेरिका का, या जो अपना बेस दे रहे हैं अमेरिका के लिए, उन सभी जगह पर देगा। तीसरा, उसको ये पता है कि जमीनी लड़ाई अमेरिका लड़ने की स्थिति में नहीं है और आसमानी लड़ाई ज्यादा देर तक लड़ नहीं पाएगा। तो आज जो हम देख रहे हैं कि ट्रंप आगे बढ़ के धमका रहे हैं, वास्तविकता ये है कि ट्रंप आज की डेट में समझौते का रास्ता देख रहे हैं, ईरान नहीं देख रहा।
इसीलिए वो बार बार अल्टीमेटम दे रहे हैं, समझौता कर लो, अब हम हमला करेंगे, अब हम हमला करेंगे, जबकि ईरान अडिग है कि हमला होना चाहिए, तुम अटैक करो फिर हम करते हैं। और अगर इसे भारतीय दृष्टि से भी देखें तो भारत के चूंकि ईरान के साथ भी संबंध अच्छे हैं और इजरायल भी उनका इतना करीबी मित्र है, भारत कभी नहीं चाहेगा कि उसके दो मित्र देश आपस में किसी वॉर में जाएं। और अगर डील हो जाती है अमेरिका की ईरान के साथ तो भारत के लिए भी एक दरवाजा और खुल जाएगा तेल आयात करने का। खबर पाकिस्तान की कर लेते हैं। आसिम मुनीर को पाकिस्तान का डी फैक्टो बॉस कहा जाता है। मुनीर पाकिस्तान के सबसे पावरफुल इंसान है, लेकिन अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ने मुनीर को लेकर एक ऐसा बयान दिया है जिसके बाद उनकी मुसीबत बढ़ सकती है। पाकिस्तानी रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मुनीर को अपना बॉस मानने से इनकार कर दिया है। विदेशी मीडिया को दिए गए इंटरव्यू के दौरान ख्वाजा आसिफ से जब पूछा गया कि पाकिस्तान को चला कौन रहा है, क्या डोनाल्ड ट्रंप के पसंदीदा फील्ड मार्शल आसिम मुनीर देश के असली नायक हैं? इस सवाल को सुनकर ख्वाजा आसिफ की हलक सूख गई। थोड़ी देर के बाद उन्होंने खुद को संभाला और कहा कि अरे उनके बॉस मुनीर नहीं शहबाज हैं, पाकिस्तान की सरकार सेना नहीं चलाती है। अब ये तो न्यू कॉमेडी है। ये एक नई कॉमेडी है। एक पब्लिक पोजीशनिंग है, जनता के बीच में एक पोजीशन लेनी होती है कि ना बोलते बने ना निगलते बने। इलेक्टेड गवर्नमेंट है और वो शहबाज शरीफ चला रहे हैं। शहबाज शरीफ तो बिल्कुल ही नहीं चला रहे हैं। जब सेना हमेशा प्रभावी रही है पाकिस्तान की राजनीति में, पाकिस्तान की सरकार चलाने में, लेकिन जब नवाज शरीफ प्रधानमंत्री होते थे तो तब ये बात कही जाती तो मान लिया जाता कि चलिए नवाज शरीफ जो है वो चला रहे हैं। इमरान खान भी जब थे तो उनको बनवाया सेना नहीं था, लेकिन चला वो खुद रहे थे और उसी की लड़ाई अभी लड़ रहे हैं। उन्होंने आसिम मुनीर को हटाया था आईएसआई के चीफ से उस समय इमरान खान ने, उसी की लड़ाई अभी चल रही है। तो इमरान खान भी चला रहे थे, तब कहा जाता, तब भी बात हम लोग थोड़ी देर मानते। शहबाज शरीफ कैसे हम लोग कोई मानेगा कि शहबाज शरीफ शासन चला रहे हैं पाकिस्तान का, या ख्वाजा आसिफ के बॉस मुनीर नहीं है? नहीं, लेकिन मजेदार था ये हिस्सा भी, क्योंकि थोड़ी देर के लिए तो वो गजनी बन ही गए थे। अब क्या करते, बोलते कैसे कि नहीं हाँ हम तो मुनीर की ही पुंगी बजा रहे हैं या उन्हीं की बांसुरी हम बजा रहे हैं। अच्छा, खबर बलूचिस्तान से है। 14 फरवरी से 7 पाकिस्तानी सैनिक बीएलए के कब्जे में हैं। हमने कल भी आपके सामने तस्वीरें रखी थी। बलोच विद्रोहियों ने 21 फरवरी को कैदियों की अदला बदली की मांग रखी थी। आज बीएलए की यह मोहलत का आखिरी दिन है। आज अगर बीएलए की मांग पूरी नहीं होती है तो बलोच विद्रोही 7 पाकिस्तानी सैनिकों को मौत के घाट उतार देंगे। बीएलए के कब्जे में पाकिस्तानी सैनिक मुनीर से गुहार लगा रहे हैं कि उन्हें बचा लिया जाए। फिर हैरानी की बात तो यह है कि पाकिस्तानी फौज ने अपने फौजियों को ही पहचानने से इनकार कर दिया है। कल भी हमने इस पर विस्तार से चर्चा की थी। एक बयान हम आपको सुना देते हैं और फिर इस पर एक चर्चा। नाम वालिद का नाम, इलाका आर्मी कब ज्वाइन किए? 2025 में। रैंक यूनिट कौन सा है? आर्मी नंबर? पाकिस्तानी फौजी राकेश जी अपनी यूनिट बता रहा है, अपना फ्रंट बता रहा है, अपना नाम बता रहा है, कब इंडक्ट हुआ वो बता रहा है, लेकिन पाकिस्तान की फौज आसिफ मुनीर मानने के लिए तैयार नहीं है। हमारा है नहीं, आसिफ मुनीर का एजेंडा किसी सैनिक को बचाने का नहीं है। अभी जो आप बात कर रहे थे ना, ये सच्चाई। यदि आसिफ मुनीर ताकतवर नहीं होते तो सरकार से इतना बड़ा बदलाव करके अपनी ताकत नहीं बढ़ा लेते ना। वो आईएसआई का चीफ थे, अब उसके बाद सेना के चीफ हैं। और पाकिस्तान का जो अभी तक का पूरा इतिहास रहा है वो यही रहा है कि सरकार में चेहरा कोई भी हो सकता है, लेकिन चलाने वाले आईएसआई और सेना के लोग होते हैं और वही तख्ता पलट करते हैं। तो आज मुझे तो ये लगता है कि अब रक्षा मंत्री को ये सोचना चाहिए कि वो रक्षा मंत्री रहेंगे या मुनीर उनको हटवा देंगे। आसिफ मुनीर के लिए बलूचिस्तान बहुत बड़ा सिरदर्द बन चुका है। अब वो जो आपने कहा ना कि न उगिलत बने न लीलत केरी, न बलूचिस्तान को छोड़ पा रहे और न स्वीकार कर पा रहे। इसलिए जो सैनिक पकड़े गए हैं, और ये बलूचों को भी पता है, बलूच विद्रोहियों को पता है कि, और उन्होंने पर्दाफाश किया जी। ये जो 7 सैनिक दिखाए जा रहे हैं, ये एक तरह से आसिफ मुनीर की कमजोरी का प्रदर्शन है। ये कि देखिए, ये आदमी अपने ही सैनिकों को नहीं बचा रहा, इसका मैसेज अन्य सैनिकों पे जाएगा। ठीक सर। तो आप सोचिए, उसका सिंध, पख्तून, इन सभी जगह पर जो एक विद्रोह पनप रहा है, वो सारा विद्रोह आने वाले समय पे आसिफ मुनीर के लिए भारी साबित होगा।